नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी से हम आज ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, भारत का भौतिक पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ इकाई संबंधित है स्थिति, विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक संबंध। सबसे पहले अध्याय 1 में आज हम देखेंगे भारत की स्थिति। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? यह प्रश्न यहाँ पे बनता है। तो आइए हम देखते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, इट मीन्स 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो एक मानक मील की अगर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर या फिर 1.584 किलोमीटर होता है एक मानक मील में। और अगर हम बात करें एक समुद्री मील की तो ये इसमें 1.8 या फिर 1.824 किलोमीटर होता है। हमारे देश की दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 सेकंड उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारे देश की दक्षिणतम जो सीमा है, आपसे इसकी स्थिति भी पूछी जा सकती है कि मैप पर इसको कैसे दर्शाया जाता है। तो आपको ये स्टैंडर्ड नंबर याद रखना है, 6 डिग्री और 45 सेकंड उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए अब हम इतने बड़े अक्षांश व देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत को अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर, इट मीन्स उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक ये जो दूरियां है ये 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है, ये याद कर लेना है। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसको नोट कर लें। अब हम बात करते हैं इस अंतर का क्या कारण है। इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 के अक्षांश और देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखें। तो आप वहाँ पर जाके इसको और देख सकते हैं। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वो आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि ध्रुवों की तरफ जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है या फिर बढ़ती है। तो ये दूरी कम हो जाती है, घटती है, ये आपको याद रखना है। जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। अब देशांतर की बात करें तो जो खड़ी रेखाएं होती है उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो आड़ी रेखाएं ग्लोब पर खींची होती है उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जो आड़ी रेखाएं होती है उनमें जो दूरी होती है उनके बीच की दूरी फिक्स रहती है, लेकिन जो खड़ी रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंधीय में, ये भी आपको याद रखना है कि जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये जो राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, ये दक्षिण भाग में आते हैं। तो ये जो हिस्से हैं ये उष्णकटिबंधीय है, और उत्तरी जो हिस्सा है उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। यही कारण है कि देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाली भारी भिन्नता के लिए ये उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो आप सभी को पता है सबसे पहले सूर्योदय भारत के अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है एज कंपेरिजन टू गुजरात, मीन्स दैट 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा। उसके बाद जो है गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है, ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो यहाँ पे 2 घंटे पहले, मीन्स दैट यहाँ पे अगर सूर्य 7 बजे उदय होता है तो यहाँ पे सूर्य 9 बजे उदय होगा। ये 2 घंटों का अंतर यहाँ पे देखा जा सकता है, और ये 30 डिग्री के आसपास इनमें अंतर होता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं।
मानक याम उत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल व चेन्नई में घड़ियों में एक जैसे समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत में कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें मानक यामोत्तर गुजरती हैं। तो ये आपको करना है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया का मैप है यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारा गुजरात है, या फिर ये हमारा राजस्थान है। यहाँ 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है और इसके 2 घंटे बाद यहाँ पे सूर्य उदय होता है। मीन्स यहाँ 7 बजे होगा तो यहाँ पे 9 बजे होगा। तो ये आपको अंतर याद रखना है। और ये 30 डिग्री डिफरेंस होने की वजह से ये अंतर यहाँ पे आता है। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये भी आपको याद रखना है, इसका क्षेत्रफल याद रखना है और इसका प्रतिशत याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और जो विश्व के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 2.4 है क्षेत्रफल हमारे भारत का है और क्षेत्रफल के मामले में 7वां सबसे बड़ा देश है। अब बात करते हैं इसके आकार की। तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर में क्या है, तो हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान की श्रेणियाँ हैं, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहत भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, शिवकला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौगोलिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उसके भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर से इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरता हुआ भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरता हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई अगर हम बात करें तो 7,517 किलोमीटर के आसपास है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत और पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो आप मैप में देखेंगे तो उसके सारे पड़ोसी देश आपको दिख जाएंगे। इसमें भारत में एशिया महाद्वीप में दक्षिण मध्य भाग में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इसकी सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत सामुद्रिक व वायु मार्गों के द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। आप मानचित्र देखकर अब आपको इसके पड़ोसी देशों की एक सूची बनाना है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि से अलग हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच। ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको आप सोल्व कर लें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।